नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नॉर्से 2021 के लिए नर्सिंग स्मार्ट यूट्यूब की वेब सीरीज़ के अगले पार्ट के साथ हम आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। What is the aqueous component of the cell within which various cell organelles and particles are suspended? देखिए क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन से पहले ये पूछ रहा है हमसे कि सेल का जो एक्वस कंपोनेंट क्या है जिसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो डूबे रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं और पार्टिकल सस्पेंडेड रहते हैं। देखिए सेल के स्ट्रक्चर पर आते हैं दोस्तों। ये सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, ठीक है ना। इतनी चीज़ें आप देखिए। सेल की आउटर मोस्ट लेयर क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। एनिमल सेल्स के अंदर, प्लांट सेल्स में सेल वॉल हो जाती है। इस सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। यहाँ पर एक सबसे बड़ा ऑर्गेनल क्या है? ये न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस है जिसमें हमारा जीनोम मतलब सुरक्षित है या जीनोम प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम्स पर। अब आप दो इम्पोर्टेंट चीज़ें आप यहाँ पर देखिए। ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी, सेल के अंदर जो भी कुछ है उस सब कुछ को हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर में यानी सेल के अंदर में जो कुछ भी है दैट इज प्रोटोप्लाज्म, पहली चीज़। अब आप अगर इसको मतलब कैटेगराइज करें, एक तो ये वाला पार्ट हो गया, देखिए इस सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर के सेल मेम्ब्रेन के बीच वाला पार्ट हो गया, और एक ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर का पार्ट हो गया। तो ये न्यूक्लियस के अंदर या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो पार्ट है, जो कंपोनेंट है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ आपको मैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है न्यूक्लियोप्लाज्म, DSSB के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद में जो सेल मेम्ब्रेन और इसके बीच में जो बच गया वो पार्ट जो है वो क्या कहला जाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है, साइटोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म को तो छोड़ दीजिए, न्यूक्लियस के अंदर है। साइटोप्लाज्म अगेन दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं इस चीज को। इस साइटोप्लाज्म का वो पार्ट जो पानी की तरह से दिखता है, वाटर की तरह से, जेली सब्सटेंस है या फ्लूइड सब्सटेंस है, एक्वस सब्सटेंस है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं साइटोसोल। क्या बोलते हैं भाई? साइटो का मतलब सेल का सॉल्यूशन जो साइटोसोल। तो एक्वस पार्ट जो है किसका? साइटोप्लाज्म का, उससे हम बोलते हैं साइटोसोल। इसके अलावा जो इसके अंदर जो पार्टिकल सस्पेंडेड हैं, ऑर्गेनल सस्पेंडेड हैं, उसको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। तो ये चीज़ आप वीडियो को एक बार रिवाइंड करके वापस देख लीजिएगा, मैंने आपको क्या क्या बताया है। ये न्यूक्लियस के अंदर जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसके अलावा जो है वो साइटोप्लाज्म है। इस सब को क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म को अगेन डिवाइड कर दिया हमने, एक्वस पार्ट जो है इसका साइटोसोल है, और उसके अलावा इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स हैं। तो आपका क्वेश्चन था एक्वस कंपोनेंट ऑफ द सेल। एक्वस कंपोनेंट ऑफ द सेल हमने क्या पढ़ा? साइटोसोल, विद इन विच द सेल ऑर्गेनल्स एंड पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड। सेल ऑर्गेनल्स सस्पेंडेड रहते हैं, क्या है? साइटोसोल है। आपका क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। दोस्तों देखो, छोटी क्लासेज से पढ़ते आए हैं, हालांकि वो बड़ी क्लासेज थी अपने आप में, 7वीं 8वीं क्लास से पढ़ते आए हैं कि सेल का पावर हाउस किसको बोलते हैं? सेल का पावर हाउस हम माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया देखिए सेल के अंदर कैसी स्ट्रक्चर होती है भाई? ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये वाली जो स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। अब इसको पावर हाउस क्यों बोलते होंगे भाई? कोई तो रीजन होगा। कोई तो रीजन होगा कि इसको हम पावर हाउस क्यों बोलते हैं। यस, पावर हाउस जहां से हमें बिजली मिलती है, अभी बिजली आती है हमारे घरों के अंदर और बिजली वहां पर स्टोर रहती है, पावर स्टोर रहता है ना वहां पर। तो सबसे पहले ये देख लें कि हमारी बॉडी के अंदर पावर का सोर्स, एक्चुअली पावर हम बोलते हैं किसको? पावर यानी एनर्जी। एनर्जी का मोलिक्यूल कौन है? एटीपी मोलिक्यूल जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी मोलिक्यूल्स हैं। इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया ये एटीपी को बनाने का मीन्स सिंथेसिस का काम करता होगा और उन्हें स्टोर करने का भी काम करता होगा। हाँ जी, ऐसा ही करता है। एटीपी मॉलिक्यूल्स को सिंथेसिस भी करता है, एटीपी मॉलिक्यूल्स को स्टोर भी करता है। स्टोर करके जब कभी जरूरत पड़ जाए तो काम में भी ले लेंगे।
एक चीज तो ये कैसे बनाता है, ये कैसे सिंथेसाइज करता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। कैसे सिंथेसाइज करता है, रेस्पिरेशन से सिंथेसाइज करता है। अब आप बोलोगे साहब रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन तो लंग्स में होता है। नो, गलत पढ़ते आ रहे हो आज तक। रेस्पिरेशन का हमने नाम दे दिया लंग्स में जो हो रहा है, वहां तो ब्रीद कर रहे हैं, ठीक है ना। वो तो वैसे ही नाम दे दिया जैसे हम पैरास्टामोल की टेबलेट को, रेंटिडिन की टेबलेट को हम मेडिसिन बोलते हैं, जबकि मेडिसिन एक्चुअल में तो मेडिसिन एक ब्रांच है साइंस की। क्लियर। तो रेस्पिरेशन जो है कहां होता है, सेल के अंदर होता है, और सेल में भी कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और ये रेस्पिरेशन भी दो प्रकार से होता है। कैसे कैसे, एक एरोबिक, एक एनएरोबिक। अब इसका मतलब आप समझते हो, एरोबिक इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एनएरोबिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस के बिना। तो दोस्तों जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन किसके अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, मींस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इस एरोबिक रेस्पिरेशन को हम ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं। और इसकी हेल्प से क्या बनता है, वो सेल्स के अंदर एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। देखो सिंथेसाइज किया, जो हमारी बॉडी के एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं इन्हें स्टोर भी करता है, इसलिए हम इसे पावर हाउस भी कहते हैं। मेरे हर क्वेश्चन की तरह से आपको केवल क्वेश्चन नहीं क्लियर करूंगा, 5, 7, 10 तक क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन में क्लियर कराऊंगा। आप थोड़ी सी चीज़ें और जान लीजिए। इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए, क्या समझ में आना चाहिए कि यार माइटोकॉन्ड्रिया उन सेल्स में बहुत ज़्यादा होगा कि जो बहुत ज़्यादा काम करती हैं, यानी बॉडी की सबसे ज़्यादा एक्टिव सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, लीवर की जो सेल्स हैं, मसल्स की जो सेल्स हैं, और स्पर्मेटोजोआ जो हैं, स्पर्मेटोजोआ अपने आप में स्पर्मेटोजोन जो है एक ही सेल है, तो इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि भैया इन्हें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो ज़्यादा एटीपी बनाने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा है। तो क्वेश्चन को समअप करते हैं भाई, समराइज करते हैं कि पावर हाउस कौन सा है हमारी बॉडी में, सेल के अंदर राइबोसोम नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी एपेटाइटिस नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है। करेक्ट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। समझ में आ गया आई थिंक आप लोगों को। एक चीज़ और क्लियर करा दूं दोस्तों आपको ना, थोड़ा सा हमने यहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में फिर डिस्कस ही नहीं किया। एनारोबिक रेस्पिरेशन को मैं डिस्कस करने के लिए दूसरी स्क्रीन पे आपको लेकर चलता हूँ। एरोबिक रेस्पिरेशन, ये इसका मीनिंग तो आप समझ ही गए, जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, यानी कि इसकी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। तो हमने एरोबिक की तो बात कर ली थी। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ, और एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो कहाँ हो रहा है भाई, एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, हमने पढ़ लिया। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। अब दोस्तों आपने कई बार नोट किया, शुरू में आज ही कल से जिम जाना शुरू किया आपने और ज़्यादा एक्सरसाइजेज कर ली, ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली, तो क्या होता है आपकी मसल जो हैं वो पेन करने लग जाती हैं। क्यों भाई, इसी वजह से हो रहा है। क्यों, आपकी मसल को जितनी ज़रूरत थी, ज़्यादा दौड़ लिया, ज़्यादा वर्कआउट कर लिया, जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत थी उतनी नहीं मिल पाई, तो एनर्जी की तो जरूरत पड़ी आपकी सेल्स को, एनर्जी की जरूरत पड़ी तो रेस्पिरेशन हुआ। रेस्पिरेशन कहां पर हुआ, साइटोप्लाज्म के अंदर हुआ। इस रेस्पिरेशन को आपने एनारोबिक रेस्पिरेशन बोल दिया। तो इससे क्या हो गया जी, बाई प्रोडक्ट बनता है लैक्टिक एसिड, जो कि आपकी मसल के अंदर इकट्ठा हो जाता है और यही पेन करता है। ठीक है, तो आज से इस चीज को याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं अब हम। Which of the following cell organelle perform oxidative metabolism? पढ़ लिया हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर ही। ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म का मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये कहाँ होता है रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्या बनाता है, एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाता है। एटीपी मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में क्या है, एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं। बहुत धीरे धीरे समझ रहे हैं चीज़ों को, बेसिक्स हैं, ये समझना ज़रूरी है, तभी आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म कहाँ हो रहा है भाई, राइबोसोम्स में नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है। क्लियर, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज एसोसिएटेड विद द प्रोटीन सिंथेसिस।
दोस्तों जब कभी भी सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस की बात आए तो एक चीज दिमाग में रख लेना, प्रोटीन सिंथेसिस का काम कौन करता है? राइबोसोम्स करते हैं। कौन करता है? राइबोसोम्स करते हैं। और ये राइबोसोम्स जो हैं किसके बने होते हैं पहले बता देता हूं, कहां कहां होते हैं ये भी डिस्कस करेंगे। एक तो होता है इसके अंदर आरएनए, कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और कुछ एंजाइम्स, इनसे मिलकर बना होता है राइबोसोम। राइबोसोम्स के छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं। कहां होते हैं ये? सेल के अंदर। दिस इज सेल। और ये सेल के अंदर देखो या तो फ्री हो सकते हैं, फ्री पड़े हुए एकदम से, कोई संभालने वाला ही नहीं है। ये फ्री राइबोसोम्स जो हैं वो काम क्या करते हैं? वैसी बात है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, लेकिन ये वो प्रोटीन बनाते हैं जो घर में काम में आता है, मतलब सेल के अंदर ही काम में आएगा जो प्रोटीन, वो कौन बनाएगा? फ्री राइबोसोम्स बनाते हैं। इसके अलावा भी राइबोसोम्स होते हैं क्या हमारी सेल के अंदर? यस होते हैं भाई। जो एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसका टाइप होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी सरफेस पर भी होते हैं। ये वो प्रोटीन बनाते हैं जो एक्सपोर्ट किया जाता है, विदेशों में भेजा जाता है। तो सेल के लिए तो विदेश, दूसरी उससे बाहर जो विदेश हो गया, एक्सपोर्ट किया जाता है। आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस की मेन साइट्स हैं। क्वेश्चंस की हेराफेरी, लेकिन आप समझिएगा कि भैया किसी क्वेश्चन में क्वेश्चन किस तरीके से, भाई प्रोटीन सिंथेसिस का काम तो कौन करता है? राइबोसोम करता है। तो यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस की मेन साइट्स हो गई। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम्स होते हैं, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस मेन काम नहीं है उनका। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, न्यूक्लियस नहीं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसिस मेन काम है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स इज डन बाय, ओके, नया क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। हमने अभी एक चीज डिस्कस की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोस्तों थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं, कई बार आई थिंक ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, जिसे हम ER के नाम से भी जानते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्केलेटन होता है सेल के अंदर इसका, ठीक है ना। अभी हमने डिस्कस किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके की हैं, एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने स्टडी किया अभी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों है, क्योंकि इसकी सरफेस पर राइबोसोम्स के ग्रेन्यूल्स होते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है, मेन साइट्स हैं इसकी। तो स्मूथ का मतलब क्लीन, मतलब उसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं है। तो काम क्या करती हैं ये? कुछ एक ड्रग्स का, सर्टेन ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन करती है। टॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है भाई? टॉक्सिक मतलब पॉइजनस, डिटॉक्सी मतलब पॉइजनिंग उसकी हटाती, डिटॉक्सिफाई करना, हार्मफुल इफेक्ट से बचाना। तो कुछ एक ड्रग्स, इसमें एक एग्जांपल लीजिए फिनोबार्बिटल्स का। फिनोबार्बिटल्स सीडेटिव्स की कैटेगरी के अंदर आती हैं। तो फिनोबार्बिटल्स जो हैं वो इसका ज़्यादा इफेक्ट बॉडी में हो गया तो बॉडी ज़्यादा सीडेट हो जाए तो मेंटेन करती है, लीवर की जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इनके इफेक्ट को कम रखती है। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया भाई, धीरे धीरे क्या हो गया, हैबिचुअल हो गई, बॉडी में इनका इफेक्ट जो आना कम हो जाता है। तो क्या हो जाता है, क्यों? क्योंकि इनको डिटॉक्सिफाई करने के लिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसका इफेक्ट ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगा, क्योंकि इसको डिटॉक्सिफाई कर दिया, मार दिया, इसको दबा दिया। इसका मतलब बाय द टाइम इसकी डोजेज की ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स इज डन बाय माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यस, न्यूक्लियस नहीं, ठीक है, ओके। टिश्यू रिपेयर टेक्स प्लेस बाय प्रोटीन सिंथेसिस, दैट इज द फंक्शन ऑफ, देखिए टिश्यू रिपेयर के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन बनाने के लिए बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस करना पड़ेगा। प्रोटीन सिंथेसिस किसका काम है? हमने पढ़ लिया, राइबोसोम्स का काम है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है राइबोसोम, लेकिन इसका काम नहीं है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यस है, लेकिन होल्ड कीजिएगा दोस्तों, स्मूथ का नहीं है, राइबोसोम। दोनों चीजें आ गई दोस्तों, ठीक है ना। अब क्या बात हुई भाई, टिश्यू रिपेयर टेक्स प्लेस बाय द प्रोटीन सिंथेसिस, दैट इज द फंक्शन ऑफ।
यहां पर देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी तो काम कौन कर रहा है, राइबोसोम ही तो कर रहा है ना। तो करेक्ट आंसर इज राइबोसोम्स। यहां कंफ्यूज नहीं होना, दूसरों के सहारे में लेकर के और आप कहोगे कि साहब हम ये काम कर रहे हैं, नहीं जी, ये काम तो इनका है, राइबोसोम्स का है। तो टिश्यू रिपेयर जो प्रोटीन सिंथेसिस से होता है और ये मेन काम किसका है, राइबोसोम्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द आउटरमोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल। आउटरमोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल नहीं लिखा इसने, प्लांट सेल या एनिमल सेल, ऑब्वियस सी बात है एनिमल सेल। प्लांट सेल भी देख लेते हैं, यहाँ पर टिपिकल सेल देख लेते हैं। प्लांट सेल के ये जी डायग्राम इतने अच्छे नहीं बनाने आते जी, ठीक है जी, कोई बात नहीं। एनिमल सेल की आउटर मोस्ट लेयर जो है उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है जी। इसका मतलब एनिमल सेल की आउटर मोस्ट सेल कौन हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। लेकिन प्लांट सेल डिफरेंट होती हैं। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर में एक और लेयर होती है जिसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, क्यों, क्योंकि इसको डाइजेस्ट करने के लिए जो स्पेसिफाइड ऑर्गन है, स्पेसिफिक ऑर्गन जो हमारी बॉडी के अंदर कौन, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वो वेस्टिजियल ऑर्गन है, हमारे में डेवलप नहीं रहता है। आप देखते हैं गाय भैंस बकरी वगैरह जो हैं वो कागज़ खा जाती हैं। कागज़ पेपर जो है किसका बना हुआ, भाई सेलुलोज का बना होता है, उसको डाइजेस्ट कर लेती हैं और इससे एनर्जी बना लेती हैं। हमारे में नहीं है, क्योंकि अपेंडिक्स हमारी डेवलप्ड नहीं है। इन्फेक्शन हो जाता है, निकालनी पड़ जाती है, अपेंडिक्टेक्टोमी या अपेंडिक्टोमी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ इतने क्वेश्चंस हमने आज की क्लास में हमने कवर किए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ, एक बार आपने वीडियो देख लिया उसको आप सेव कर लीजिए ताकि आपका डेटा बार बार खर्च नहीं हो और ऑफलाइन आप इसको देख सकें बार बार में। चीज़ें आप जितनी बार ज़्यादा बार पढ़ोगे ना उतनी ही ज़्यादा क्लियर होंगी। आने वाला समय दोस्तों नर्सिंग में कंपटीशन का समय होने वाला है। अभी तक नर्सिंग में कंपटीशन नहीं है। 10 में से 7-8 बच्चों में से एक का सिलेक्शन हो रहा है। दिस इज नॉट कॉल्ड कंपटीशन। एसएससी सीजीएल जाकर पूछिए, सैलरी नहीं है आपके बराबर की, लेकिन कंपटीशन पूछिए उनसे। 1000 बच्चों में से एक बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो आपके पास तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। और कंपटीशन क्यों नहीं है, आप अपने बाजू के बच्चे को देखते हो, साहब ये तो इतना ज़्यादा नहीं पढ़ता जी, पास निकल गया। लेकिन आने वाले समय में कंपटीशन वैसे ही बढ़ते जाना है। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और नर्सिंग स्मार्ट को यूट्यूब पे स्विच करने का मकसद एक ही है कि आप लोगों को क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए कि हम सबसे अच्छा पढ़ाते हैं या सबसे अच्छा कंटेंट हमारे पास में है, सबसे अच्छे टीचर्स हमारे पास में हैं। किसी पे तंज नहीं कर रहा हूँ। जिनको अच्छा लगता है, समझ में आता है नर्सिंग स्मार्ट का कंटेंट क्या है, नर्सिंग स्मार्ट की टीचिंग क्या है, इवेलुएट कीजिए, अपने आप से पूछिए। अगर अच्छा लग रहा है कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ में कल।